हम कीड़ों मकोड़ों की रफ्तार से ऊपर जा रहे थे। ऐसे लगता था जैसे 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर हो गया हो। थोड़ा सा ऊपर गए तो मेजर ने कहा कि अब लेट जाओ और पेट के बल रेंगते हुए ऊपर चढ़ो। हम रेंगते गए। एहतियात ये करनी पड़ती थी कि कोई पत्थर ना लुढ़क जाए। हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां से पिकेट हमें अपने सर पर खड़ी नजर आने लगी थी। कुछ और आगे जाकर मेजर उठ खड़ा हुआ। उसने अंग्रेजी जबान में बड़ी बुलंद आवाज से कुछ कहा जो मैं न समझ सका। गालिबन उसने पूछा था कि पिकेट में कोई अफसर है या नहीं। मैं सिर्फ ऑफिसर का लफ्ज समझ सका था। फिर उसने इसी तरह बुलंद आवाज से कहा, मेजर वेस्ट मैकॉट, राजपूताना राइफल्स। उसने 3-4 मरतबा उसी तरह ललकार कर कुछ कहा। पिकेट से एक रोशनी राउंड फायर हुआ। उसकी रोशनी में पिकेट और उसके इर्द गिर्द का इलाका बड़ा साफ नजर आया। उसके इर्द गिर्द घने तार बिछे हुए थे। मैंने मेजर के कहने पर राइफल नीचे पड़ी रहने दी और खड़े होकर उसी तरह हाथ ऊपर उठा दिए जिस तरह मेजर में उठा रखे थे। अगर तुम 1 मिनट यहाँ खड़े रहे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, पिकेट में से किसी ने उर्दू जबान में कहा। अपने ऑफिसर को बुलाओ, मेजर वेस्ट मैकॉट ने कहा। मैं राजपूताना राइफल्स का मेजर वेस्ट मैकॉट हूँ। हमें सर्च लाइट से देखो। फौरन हम पर दूध की तरह सफ़ेद रोशनी पड़ी जिसके सामने हमारी आंखें बंद हो गईं। मेजर वेस्ट मैकॉट ने अपने सर से पगड़ी और पठानों वाला कुर्ता उतार कर फेंक दिया। मैंने भी पगड़ी और कुर्ता उतार दिया। उस अंग्रेज मेजर का लहजा अंग्रेजों वाला था, इसलिए पिकेट वालों ने यह करम किया कि हम पर गोली न चलाई। 2-4 मिनट के बाद पिकेट से किसी ने अंग्रेजी में कुछ कहा। वो कोई अंग्रेज ऑफिसर था। उधर से वेस्ट मैकॉट ने अंग्रेजी में उसे जवाब दिया। सर्च लाइट बुझ गई और 2 रोशनी राउंड फायर हुए। पिकेट का गेट लोहे का था, वो खुला। उसके साथ ही सर्च लाइट फिर रोशन हुई और हमारी आंखें चूंधे आ गईं। मेरा ख्याल है कि अब सर्च लाइट इसलिए हमारी आंखों पर डाली जा रही थी कि हमें अपने सामने कुछ भी नजर ना आ सके और हम पिकेट वालों को नजर आते रहें। अब मुझे करीब से किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये उसी अंग्रेज अफसर की आवाज़ मालूम होती थी जो पहले पिकेट से बोला था। मेजर वेस्ट मैकॉट ने उसे कुछ जवाबात दिए। पिकेट वाले अफसर ने बुलंद आवाज़ से कुछ कहा और सर्च लाइट बुझ गई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि बुझ गई तो कितनी देर तक हमें कुछ भी नजर ना आया। ऐसे लगता था जैसे हम अंधे हो गए हों। यह हमारा बहुत बहादुर लेफ्टिनेंट है जिसने रात के वक्त पिकेट खोल दी है। मेजर वेस्ट मैकॉट ने मुझे कहा, चलो राइफल उठाओ। उसने हमें आगे आने की इजाज़त दे दी है। हमने पगड़ियाँ और कुर्ते उठाए। मेरी राइफल मेजर वेस्ट मैकॉट ने उठा ली और हम ऊपर चढ़ने लगे। अब कुछ कुछ नजर आने लगा था। 2 और रोशनी राउंड फायर हुए। उनकी रोशनी में मुझे एक नौजवान अंग्रेज कारदार तारों के दरमियान खड़ा नजर आया। उसके साथ 4 सिपाही थे। उसने कुछ कहा। मेजर ने मुझे कहा कि दौड़कर उन तक पहुंचो। हम दौड़ पड़े। तारों का ये एक फाटक सा बना हुआ था जो जरा सा खुला और हम अंदर चले गए। मेजर ने लेफ्टिनेंट को गले लगा लिया। पिकेट के अंदर जाकर मेजर वेस्ट मैकॉट ने अपनी जबान में उस नौजवान अंग्रेज लेफ्टिनेंट को मेरे मुतल्लिक कुछ बताया। लेफ्टिनेंट ने मेरे साथ हाथ मिलाया और कहा, शाबाश जवान। ये साहब इससे ज्यादा उर्दू नहीं बोल सकता। मेजर वेस्ट मैकॉट ने मुझे कहा, मैंने तुम्हारे बारे में इसे वही बात बताई है जो हमने आपस में तय की थी। फिक्र ना करो, ये और कोई बात नहीं पूछेगा। 1-2 दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मेजर वेस्ट मैकॉट लेफ्टिनेंट के साथ चला गया। पिकेट के अंदर ही लेफ्टिनेंट का एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जो दरअसल दूसरी मंजिल थी। मुझे फौजियों के हवाले कर दिया गया। उन्होंने मुझे बताया कि ये नौजवान अंग्रेज लेफ्टिनेंट बहुत बहादुर है जिसने रात के वक्त पिकेट का दरवाज़ा खोल दिया, वरना रात को बाप भी आ जाए तो भी पिकेट नहीं खोली जाती। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या मामला है। मैंने उन्हें वही बात सुनाई जो मेजर वेस्ट मैकॉट ने मुझे कहा था कि यही सबको बताना। ये पंजाब रेजिमेंट के फौजी थे जो सब के सब पंजाबी मुसलमान थे। फौजी मुलाकात के वक्त ये सवाल ज़रूर पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। यही सवाल मुझसे पूछा गया। मैंने अपना ज़िला हज़ारा बताया क्योंकि मैं देख रहा था कि इन फौजियों में 4-5 मेरे इलाके की ज़बान बोल रहे थे। उन्होंने मुझे खूब खिलाया पिलाया। मेजर वेस्ट मैकॉट ने ऊपर से मेरे लिए चाय भेजी। फिर मैं लेटा ही था कि मेरी आंख लग गई। इस पिकेट में हमें 2 दिन रहना पड़ा। मैं पिकेट के उन सुराखों में से जो मशीन गनों के लिए बनाए गए थे बाहर के इलाके को देखा करता था। मुझे वो इलाका नज़र आता था जिसमें से गुजरकर मैं यहाँ पहुँचा था। यकीन नहीं आता था कि मैंने ये कारनामा किया है, लेकिन इंसान कुछ करना चाहे तो वो कर ही लेता है। तीसरे दिन मुझे बताया गया कि आज सड़क खुली है और मेजर वेस्ट मैकॉट को लेने के लिए एक गाड़ी आएगी। उस रोज़ मैंने बाहर देखा तो पहाड़ों पर मुझे जगह जगह फौजी नजर आए। ये कॉन्वॉय की हिफाजत का इंतज़ाम था। दिन के 11 बजे के लगभग मेजर ने मुझे कहा कि आओ चलें। मैंने अपनी राइफल उठाई और उसके साथ चल पड़ा। हम पैकेट से निकलकर नीचे उतर आए। अब हमें कोई ख़तरा नहीं था। हर तरफ फौज फैली हुई थी।
पुराने जमाने की एक फौजी गाड़ी पिकट वाली पहाड़ी के नीचे आ रुकी। एक हिंदुस्तानी सूबेदार गाड़ी से कूद कर उतरा और उसने मेजर वेस्ट मैकार्ट को सलूट किया। उस गाड़ी ने हमें बन्नू पहुंचा दिया। मेजर वेस्ट मैकार्ट मुझे अपने बंगले में ले गया जहां वो अकेला रहता था। उसने मुझे अपने अर्दली और एक नौकर के हवाले किया और खुद अपने दफ्तर चला गया। उसने अर्दली से कहा था कि मुझे नहलाए और खाना खिलाए। अर्दली हिंदू और नौकर मुसलमान था। उन्होंने मुझे बताया कि मेजर साहब की वापसी की उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने जब उन्हें बताया कि उनके मेजर को मैं फरार करवा कर लाया हूँ तो वो मुझे यूं आंखें फाड़ कर देखने लगे जैसे मुझे इंसान नहीं जिन भूत समझ बैठे हों। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं पठानों के पास किस तरह पहुंचा था। मैंने उन्हें वही कहानी सुनाई कि रजमक में दुकानदार था और प्राइवेट बस पर बन्नू की तरफ आ रहा था। रास्ते में पठानों ने बस को लूट लिया। मैंने उनका मुकाबला करने की कोशिश की थी, इसलिए वो मुझे पकड़ कर ले गए। मेजर वेस्ट मैकार्ट उन्हीं पठानों का कैदी था। मैंने अपने साथ उसे भी फरार करवा लिया। दिन के पिछले पहर मेजर वेस्ट मैकार्ट वापस आया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो खुश नहीं। उसने इशारे से मुझे अंदर चलने को कहा। मैं उसके पीछे अंदर चला गया। वो शाहाना कमरा था। उसने मुझे बड़ी खूबसूरत कुर्सी पर बिठाया और खुद हाथ पीठ पीछे करके कमरे में टहलने लगा। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो टहलते टहलते रुक गया। उसने आह ली और मेरी तरफ देखा। मोहम्मद खान, मेजर ने मुझे दबी दबी सी आवाज में कहा, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें इनाम दिलाता और हमेशा तुम्हें अपने साथ रखता, लेकिन हमारा कर्नल बड़ा सख्त आदमी है। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या आपने कर्नल साहब को बता दिया है कि मैं मफरूर कातिल और डाकू हूँ? नहीं, मेजर ने जवाब दिया। यह बताने की नौबत ही नहीं आई। मैंने असल बात बताने से पहले तुम्हारे मुतल्लिक झूठी कहानी सुनाई। मैं कर्नल साहब के आगे झूठ नहीं बोल सकता था। ये झूठ इसलिए बोला कि तुम्हें कुछ नकद इनाम मिल जाए। मगर कर्नल साहब ने कहा, जिस तरह तुम पठानों के कैदी थे उसी तरह यही शख्स भी पठानों का कैदी था। इसने तुम्हें फरार नहीं करवाया बल्कि तुमने उसे फरार करवाया है। अगर तुम उसका साथ ना देते तो वो पठानों की कैद से फरार की कभी जुर्रत ना करता। अगर तुम इतने जख्मी होते कि उठकर चल ना सकते और ये शख्स जिसका नाम तुम मोहम्मद खान बताते हो तुम्हें उठाकर अपनी जान को खतरे में डालकर ले आता तो इनाम का हकदार होता। अब जिस रोज सड़क खुले और कॉनवाय रजमक जाए इसे फौजी गाड़ी में भेज देना। चूंकि मैं उसे झूठी बात बता चुका था इसलिए मैं उसे जोर नहीं दे सकता था कि तुम्हें ज़रूर इनाम दिया जाए। मैंने सोचा कि तुम्हें इनाम दिलाने की खातिर मैंने अगर कर्नल साहब को ये बता दिया कि तुम हमारे कानून के मफरूर मुलजिम हो, इसके बावजूद तुमने अपने आप को खतरे में डाला और मुझे फरार करवाया है, तो कर्नल साहब फ़ौरन कहेगा कि उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस के हवाले कर दो। साहब बहादुर, मैंने झुंझुला कर कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैंने आपको रास्ते में बता दिया था कि अपने आप को बादशाह और मुझे गुलाम ना समझें। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया बल्कि एहसान का बदला दिया है। मुझे खुदा ने आपके फरार में कामयाबी अता करके बहुत बड़ा इनाम दे दिया है। आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद अफसर हैं। मुझे ये मशवरा दें कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं अपने अंजाम से वाकिफ़ हूँ। उस अंजाम तक पहुँचने से पहले मालूम नहीं कितने जुर्म और करूँगा। देखो मोहम्मद खान, मेजर वेस्ट मैकार्ट ने कहा, तुम जिसे एहसान का बदला कहते हो वो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तुम ये ना कहो कि अंग्रेज सिर्फ बादशाही करने आए थे। मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें बंगाल पुलिस जानती है और इधर पंजाब पुलिस भी तुम्हें पहचानती होगी। मैं तुम्हें उस जगह भेज रहा हूँ जहाँ तक दोनों में से कोई भी तुम्हें नहीं देख सकेगा। तुम ये दाढ़ी और लंबी हो जाने दो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें मीरठ के कर्नल के पास भेज रहा हूँ। वो रिसाले का कमांडिंग ऑफिसर है। वो तुम्हें अपना साइस बना लेगा। मुझे उम्मीद है कि एक अंग्रेज कर्नल के नौकर होकर तुम पुलिस से बचे रहोगे। मेजर ने मुझे 300 रुपया दिया जो आज के हिसाब से कई हज़ारों रुपयों के बराबर था। वो कुर्सी पर बैठ गया और एक कागज़ पर अंग्रेजी में कुछ लिखने लगा। ये रुका था जो उसने मीरठ वाले कर्नल के नाम लिखा था। ये चिट्ठी अपनी जेब में रखो, उसने कागज़ मुझे देते हुए कहा। यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी जाती है जो सुबह चलती है। आज रात तुम यहीं गुजारो, सुबह सवेरे चले जाना। मीरठ तक सही सलामत पहुंचना तुम्हारा काम। क्या मैं मीरठ वाले कर्नल साहब को अपने मुतालिक सही बात बता दूं? नहीं, मेजर वेस्ट मैकार्ट ने जवाब दिया, ऐसी बात मुंह से भी ना निकालना। सुबह छोटी रेलगाड़ी, जिसे फौजी और इस इलाके के लोग 2.5 फुटी रेलगाड़ी कहते थे, मुझे बन्नू से निकाल लाई। मेरा जहन गाड़ी की रफ्तार से तेज चल रहा था। कभी बहुत आगे निकल जाता, कभी पीछे चला जाता। मेरे लिए अपने जहन का साथ देना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से जहन को भटकने से रोका और मैं सोचने लगा कि खुदा मेरे साथ मजाक कर रहा है या मैं खुदा के साथ मजाक कर रहा हूँ। ये तो मैंने साफ तौर पर महसूस कर लिया था कि मैं अंदर से 2 हिस्सों में कट गया हूँ। मैं पठानों को मुजाहिद समझकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और मैंने उन्हीं मुजाहिदों को धोखा दिया और एक अंग्रेज़ को उनके हाथों से छीन लिया।
सियाने कहते हैं कि अपने आप को पहचान लो तो खुदा को भी पहचान लोगे। मैं अपने आप को ना पहचान सका, मैं खुदा को कैसे पहचानता। मैं अपने आप के लिए अजनबी था। गाड़ी में 2 मुसाफिरों ने बारी बारी मुझसे पूछा था, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं आप। मेरे पास उन दोनों सवालों का जवाब नहीं था। उन्हें खुश करने के लिए मैं मुस्कुरा दिया था। जब तीसरे मुसाफिर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने हंसकर कहा था कि जहाँ तक गाड़ी ले जाएगी। मैं दरअसल कहना ये चाहता था कि मुझे वहाँ तक जाना है जहाँ जिंदगी की गाड़ी रुक जाए। ये गाड़ी जो मुझे बन्नू से ला रही थी, माड़ी इंडस आकर रुक गई। वहाँ से बड़ी गाड़ी पर सवार होना था। मैं छोटी गाड़ी से उतरा और बड़ी गाड़ी पर सवार हो गया। इस गाड़ी ने मुझे अगली सुबह रावलपिंडी पर पहुंचा दिया। अब मैं फिर उस दुनिया में पहुंच गया जहां की पुलिस को मोहम्मद खान कातिल मतलूब था। मुझे याद आया कि मैं यहीं से फ्रंटियर की तरफ रवाना हुआ था और मैं फ्रंटियर को ही अपनी मंजिल समझा था। मालूम नहीं मैं रास्ता भूल बैठा था या मेरी मंजिल भटक रही थी। रावलपिंडी से मैं गाड़ी में सवार हुआ तो ये गाड़ी मुझे उन पहाड़ियों में ले गई जहां मैं पैदा हुआ था। तब मैं हर नौज़ायदा बच्चे की तरह पाक साफ होऊंगा। मैं तो नौजवानी तक पाक साफ रहा था। गरीब और बेआसरा आदमी में गुनाह के इर्तिकाब की जुर्रत नहीं होती। लोग उसे शरीफ आदमी कहते हैं, लेकिन शरीफ आदमी जब बागी होता है तो वो कुछ भी ना करे तो भी गुनाहगार कहलाता है। गाड़ी बड़ी तेजी से मेरे इलाके के मोड़ काटती जा रही थी और मैं इस तरह जहनी अजियत में मुब्तला था जैसे मैं गाड़ी के पीछे बंधा हुआ हूँ और गाड़ी मुझे घसीटती ले जा रही हो। एक बार तो मेरे अंदर आग सी भड़क उठी। मैंने इरादा कर लिया कि गाड़ी से कूद जाऊं और अपने गांव को और इस इलाके के थाने को आग लगा दूं और अपने जलते हुए मकान में जिंदा कूद जाऊं। मगर ऐसे इरादे सीने के अंदर ही जल जाया करते हैं। रेलगाड़ी उस छोटे से स्टेशन पर रुकी जहां से मैं सवार होकर बंगाल गया था। अचानक मुझे अपना बेटा याद आ गया। मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को गाड़ी में जकड़ रखा। अपने बच्चे की कशिश इतनी ज्यादा थी जो मुझे गाड़ी से बाहर घसीट रही थी। इंजन ने जब विसल दी तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी चीख निकल गई हो। मेरे अपने वतन की मिट्टी मेरी दुश्मन हो गई थी। मेरे इलाके की हरी भरी सरसब्ज पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत लगा करती थीं, लेकिन उस रोज़ जब रेलगाड़ी उस खूबसूरत खिते में से गुजर रही थी तो मुझे यूं नजर आ रहा था जैसे ये पहाड़ियाँ मुझे कुचल डालने के लिए आगे बढ़ रही हों। मेरे अपने खिते के हुस्न ने मुझ पर दहशत तारी कर दी। मेरी तरफ कोई मुसाफिर देख नहीं रहा था। हालांकि उस जमाने में रेलगाड़ियों में रश नहीं होता था। हर डब्बे में चंद मुसाफिर बैठे हुए थे जो जरा सी देर में एक दूसरे के साथ राहो रस्म पैदा कर लेते थे, लेकिन मेरे साथ कोई बात नहीं करता था। मेरा ख्याल है कि वो इसलिए मेरे करीब नहीं आते थे कि वो समझ रहे थे कि ये कोई मौलवी है। इसके साथ बात की तो कहेगा कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो और खुदा से डरो। जेलम से 2 मुसाफिर सवार हुए और मेरे पास बैठ गए। मैं देख रहा था कि एक ने दूसरे के पहलू में कोहनी मारी, दूसरे ने उसके इशारे पर मेरी तरफ देखा, फिर दोनों ने बारी बारी मेरे साथ इस तरह हाथ मिलाया कि उनके माथे पर मेरे हाथ झुक गए। उन्होंने जब बात की तो मैं समझ गया कि ये मुझे कोई पीर समझ रहे हैं। उन्होंने मुझे पीर शायद इसलिए समझा था कि मेरी दाढ़ी थी और मेरी सेहत बड़ी अच्छी थी। कहाँ जा रहे हो, मैंने उनसे पूछा। या सरकार, उनमें से एक ने कहा, हम लाहौर अपील दायर करने जा रहे हैं। कैसी अपील, मैंने पूछा। किसी को सजा हो गई है? जी सरकार, उसने जवाब दिया। मेरे भाई ने एक औरत निकाली थी। औरत वाले ताकतवर लोग थे। उन्होंने अपनी औरत को हमारे भाई के घर में आकर कत्ल कर दिया और भाई को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद दिला दी। या सरकार, हमने आपकी बड़ी शोहरत सुनी है। आप ढेरी वाली गद्दी के सरकार ही हैं ना? हमने आपको एक बार दूर से देखा था। हमारे लिए दुआ फरमाएं कि अपील मंजूर हो जाए। अल्लाह रहम करेगा, मैंने कहा और दोनों पर फूंक मारी। मैं उन्हें कैसे बताता कि जिसे वो पीर समझ रहे हैं वो बेपीर है। मालूम नहीं था मुझे कि उन्होंने उस औरत के कत्ल की झूठी कहानी सुनाई है। मैंने देखा है कि लोगों को खुदा उस रोज़ याद आता है जिस रोज़ वो अपने गुनाहों की सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं, लेकिन वो खुदा की तलाश में पीरों के कदमों में जा गिरते हैं। खुदा उन हुजरों और आस्थानों में नहीं मिलता जहाँ चर्च और शराब चलती है। मुझे याद नहीं 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे या 2 रातें गुजरी। मुझे इतना याद है कि मेरी मफरूर ज़िंदगी की एक और सुबह तलू हो रही थी और रेलगाड़ी मीरठ रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैंने रेलवे स्टेशन के बाहर एक दुकान पर नाश्ता किया और मेजर वेस्ट मैकार्ट के दोस्त कर्नल के रिसाले का पता पूछता वहां पहुंच गया। वहां से मैंने कर्नल नॉर्थ के बंगले का पूछा। बंगला करीब ही था। मैं वहां गया तो अर्दली ने बताया कि कर्नल साहब दफ्तर चले गए हैं। मैं वहां से चलने ही वाला था कि एक अंग्रेज औरत, जिन्हें हम मेम साहब कहा करते थे, बरामदे में निकली। उसने मुझे अपने पास बुला लिया और पूछा कि मैं किस काम से आया हूँ। मैंने रुका उसे दे दिया। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि रुके में लिखा क्या है। ओह,
मेजर वेस्ट मैकार्ट, मेम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत अच्छा आदमी है। मेम साहब ने मुझे सर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो उर्दू बोलती थी, लेकिन उसका लबो लहजा बिल्कुल अंग्रेजी जबान का था। तुम बहुत खूबसूरत जवान हो, उसने कहा। अगर तुम्हारी दाढ़ी ना होती तो तुम और ज्यादा खूबसूरत होते। मेम साहब, मैंने कहा, मुझे आपके बंगले में नौकरी चाहिए। हम तुम्हें नौकरी दे देंगे, मेम साहब ने कहा, लेकिन दाढ़ी साफ कर दो। मैं तुम्हारे मजहब में दखल नहीं दे रही। दाढ़ी के बगैर तुम बहुत अच्छे लगोगे। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद खान। ओह, मुझे मालूम था कि तुम मुसलमान हो, मेम साहब ने कहा। हम लोग मुसलमानों को बहुत पसंद करते हैं। उसने एक बार फिर मुझे सर से पांव तक देखा और उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जैसे उसे अपनी पसंद का नौकर मिल गया हो। तुम घुड़सवारी जानते होगे? घोड़े की सवारी की है मेम साहब, मैंने कहा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं घुड़सवार हूँ। तुम क्या कर सकते हो? जो आप हुक्म देंगी, मैंने जवाब दिया। मैं सिर्फ वफादारी कर सकता हूँ। मेजर वेस्ट मैकार्ट साहब ने चिट्ठी में शायद ये नहीं लिखा कि मैंने उन्हें कबायली पठानों की कैद से किस तरह फरार करवाया है। ओह, मैं तुमसे ये बात पूछना चाहती हूँ, मेम साहब ने कहा। मेजर वेस्ट मैकार्ट ने लिखा है कि तुमने उसकी जान बचाई है। अंदर आ जाओ। वो मुझे अंदर ले गई और मुझे सोफे पर बिठा दिया। खुद उसी सोफे पर मुझसे एक हाथ दूर बैठ गई। कहने लगी कि फरार की पूरी बात सुनाओ। मैंने वही बात सुना दी जो मैंने और मेजर वेस्ट मैकार्ट ने घड़ी थी, लेकिन अब मैंने उसमें अपनी बहादुरी के दो झूठे वाकयात भी शामिल कर दिए। मैंने ये भी कहा कि पठान मेरे मुसलमान भाई थे, इसलिए वो मुझे कोई तकलीफ नहीं देते थे, लेकिन मैंने मेजर वेस्ट मैकार्ट को पठानों की कैद में देखा और पठानों ने यह फैसला किया कि इस अंग्रेज अफसर को वो कत्ल कर देंगे, तो मैंने मेजर साहब को फरार करवा लिया। मैंने मेम साहब को बताया कि पठान मुझ पर एतबार करते थे, मगर मैंने एक अंग्रेज अफसर को बचाने के लिए पठानों को धोखा दिया। मेम साहब इतनी मुतासिर हुई, बल्कि इतनी डरी कि उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसका मुंह आधा खुला रह गया और आंखें बहुत ज्यादा खुल गईं। उसका एक हाथ आगे बढ़ा और मेरे हाथ पर आ रुका। मैंने अपना हाथ इसलिए पीछे न किया कि यह बदतमीजी होगी और मेम साहब नाराज हो जाएगी। वेल जवान, उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में दबाते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर, तुम ठीक जवान। मैं उसकी बातें अपने अल्फाज में सुना रहा हूँ। वो साफ उर्दू नहीं बोल सकती थी, बात पूरी समझती थी और टूटी फूटी उर्दू में अपनी पूरी बात समझा देती थी। मैं तुम्हें बंगले में नौकरी दूंगी, उसने कहा। फिर मैं तुम्हें अपने साथ विलायत ले जाऊंगी। विलायत का नाम सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। इस मुल्क से निकल जाने से मैं हमेशा के लिए महफूज हो सकता था, लेकिन अचानक मेरा दिल बुझ गया। ख्याल आ गया कि मैं इन साहब बहादुरों से कब तक अपनी असलियत और अपना माजी छुपा कर रखूंगा। विलायत तो इनका अपना मुल्क है, वहां भी तो यही कानून चलता है जिसका मैं मफरूर मुल्जिम हूँ। मेम साहब ने अपने अर्दली को आवाज़ देकर मुझे इस अजियतनाक ख्याल से निजात दिला दी। अर्दली दौड़ा आया। तुम इसके साथ जाओ, मेम साहब ने मुझे कहा। इसके साथ गपशप लगाओ, ये तुम्हें खाना खिलाएगा। जब कर्नल साहब आएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अर्दली ने अपने कमरे में ले जाकर मुझसे पहला सवाल यह पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं अपनी ज़बान और लहजे की वजह से अपना इलाका गलत नहीं बता सकता था, फिर भी मैंने ज़िला सही बताकर तहसील और गांव गलत बताया। उसके पूछने पर अपना नाम भी बताया, वो मेरे इलाके का रहने वाला था। उसने अपना जो गांव बताया वो मेरे गांव से 20-22 मील दूर था। हम इधर उधर की बातें करते रहे। पहले वो मुझे मौलवी या इमाम समझकर एहतराम से बातें करता रहा, लेकिन ये सुनकर कि मैं नौकरी के लिए आया हूँ उसने एहतराम में कमी कर दी, बल्कि बेतकल्लुफ़ी बढ़ी तो उसे पता चल गया कि मैंने दाढ़ी शौकिया रखी हुई है। ये अर्दली दुबला पतला और कमज़ोर सा आदमी था। कहता था कि मेम साहब उसे पसंद नहीं करती, लेकिन कर्नल साहब ने उसे रखा हुआ है। फौजी अफसरों को अर्दली सरकारी तौर पर मिलते हैं, जो उनकी यूनिटों के सिपाही होते हैं। ये सिलसिला अंग्रेज़ों के दौर से चला आ रहा है। ये अर्दली कर्नल साहब के रिसाले का सवार था। मेम साहब ठीक औरत नहीं, अर्दली ने बताया। रिसाले में तो कर्नल साहब का हुक्म चलता है, लेकिन बंगले में मेम साहब की हुकूमत है। बंगले में आकर कर्नल साहब हुक्म मानता है और मेम साहब के आगे दब जाता है। मेम साहब बहुत खूबसूरत औरत है, मैंने कहा। शायद खूबसूरती की वजह से कर्नल साहब के सर चढ़ गई होगी। हाँ, ये वजह भी है, अर्दली ने कहा। मेम साहब खूबसूरत भी है और उम्र में कर्नल साहब से बहुत छोटी भी। कर्नल साहब की उम्र 40 साल से ऊपर होगी और मेम साहब 24-25 साल की है। कर्नल साहब करख्त तबीयत का आदमी है और मेम साहब की तरह खूबसूरत नहीं, भद्दा सा आदमी है। उसे कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मालूम नहीं इनकी शादी किस तरह हो गई थी। इनका एक भी बच्चा नहीं। अगर तुम्हें यहाँ नौकरी मिल गई तो तुम्हें बहुत एहतियात से वक्त गुजारना पड़ेगा। एहतियात कैसी? मैंने कहा। नौकरी मिल गई तो मैं नौकर होऊंगा। इन लोगों के साथ हम किसी तरह बराबरी कर सकते हैं।
मेम साहब की दर पर्दा जिंदगी भी है, उसने कहा। जब कर्नल साहब बाहर चला जाता है तो मेम साहब अपनी आज़ाद जिंदगी बसर करती है। कभी कभी रिसाला फौजी मश्क के लिए 2-3 दिनों के लिए बाहर चला जाता है। कर्नल साहब की गैर हाजिरी में मेम साहब का खामिन कोई और होता है, लेकिन वो एक ही आदमी नहीं होता। वो 3 अंग्रेज लेफ्टिनेंट हैं जिन्हें मेम साहब बारी बारी बंगले में बुलाती है और खूब शराब चलती है। मुझे और खानसामा को मेम साहब ने कह रखा है कि अगर हमने कर्नल साहब को पता चलने दिया कि उसकी गैर हाजिरी में बंगले में कोई और आता है तो मेम साहब हम पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा देगी। भाई मोहम्मद खान, हमें क्या पड़ी है कि कर्नल साहब को बताएं। अर्दली मुझे ये बातें सुना रहा था तो मैं सोच रहा था कि बात जब इखलाक और चाल चलन पर आती है तो शाह और गदा, आका और गुलाम एक ही सतह पर खड़े नजर आते हैं। फ़र्क यह है कि गुलाम अपने गुनाह को छुपा नहीं सकता और आका का हुक्म और उसकी हैसियत उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मेम साहब खुशतबा और हंसने खेलने वाली औरत है, अर्दली कह रहा था। वो खूबसूरत, तनोमंद और जवान आदमी को बहुत पसंद करती है। उसे 2 चीज़ों के साथ इश्क है, घोड़ा और खूबरू आदमी। तुम्हारी वो बहुत कदर करेगी। उसने कहा है कि वो मुझे अपने साथ विलायत ले जाएगी। उसने गलत नहीं कहा, अर्दली ने कहा। बाज़ मेमों और बाज़ साहिबों को हिंदुस्तान के लिए तुम्हारी तरह के जो जवान अच्छे लगते हैं उन्हें वो अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें वो अपने बंगलों में हिंदुस्तान के महाराजों जैसा लिबास पहनाकर दरबान बना कर रखते हैं। ऐसा वो साहब करते हैं जो ऊंची ज़ातों के होते हैं। हर अंग्रेज़ इस तरह नहीं करता। अगर मेम साहब ने तुम्हें बंगले में नौकरी दे दी तो वो तुम्हें मेरी तरह अर्दली या खानसामा की तरह मामूली सा नौकर बनाकर नहीं रखेगी। ये शाही ख़ानदान की औरत लगती है, तुम्हें दरबान बनाएगी। उसे मेरी दाढ़ी पसंद नहीं आई, मैंने कहा। मेरे जिस्म और चेहरे को उसने बहुत पसंद किया है। कहती है कि दाढ़ी साफ करवा दो मोहम्मद खान, अर्दली ने कहा। तुमने दाढ़ी शौकिया ही तो रखी हुई है। तुम वाकई खूबसूरत जवान हो। अगर मेम साहब ने तुम्हें बंगले में दरबान बना लिया तो यहाँ आने जाने वाले अफसर तुम्हें बख्शिश देंगे। हमारे इलाके का एक मोहम्मद खान बहुत मशहूर हुआ है, अर्दली ने मेरे गाँव का नाम लेकर कहा। वो बंगाल पुलिस में छोटा थानेदार था। वहाँ उसने एक अंग्रेज़ अफसर को कत्ल किया, 3-4 हिंदुस्तानी अफसरों को कत्ल किया, रेलगाड़ी रोककर गाड़ी लूटी, डकैती की, कुछ और वारदातें भी की। फिर अपने गांव आ गया। वहां उसने अपनी बीवी को कत्ल किया और सबसे ऊंची जात के एक आदमी को कत्ल किया। ये कत्ल उसने गांव के लोगों के सामने किए। थानेदार आया और उसे अपने साथ ले गया, लेकिन थानेदार की लाश इस तरह मिली कि उसका पाँव घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था और घोड़े ने उसे घसीट घसीट कर मार दिया था। मैंने भी उस मोहम्मद खान का नाम सुना है, मैंने कहा। क्या वो पकड़ा गया है? ना जी, अर्दली ने कहा। पुलिस उसके नाम से डरती है। औरतें अपने बच्चों को उसका नाम लेकर डराती हैं। मेरा खून खुश्क होने लगा। औरतें अपने बच्चों को क्या डराती होंगी? मैं खुद अपने नाम से डरने लगा था। मेरे तमाम जुर्म मेरे सामने आकर नाचने लगे। मुझे जानने वाला एक आदमी यहाँ भी मौजूद था। मुझे देखना यह था कि ये अर्दली मुझे पहचान तो नहीं लेगा। तुम्हें वो मोहम्मद खान क्यों याद आ गया है? मैंने उससे पूछा। क्या मेरी शक्ल सूरत उससे मिलती जुलती है? नहीं, अर्दली ने जवाब दिया। मैंने तो उसे देखा ही नहीं, उसकी शोहरत सुनी है। बात खूबसूरत और तनोमंद जवानों की हो रही थी। तुम मेरे इलाके के आदमी हो, इसलिए मुझे वो मोहम्मद खान याद आ गया। सब कहते हैं कि वो मोहम्मद खान ऐसे ऊंचे और घुटे हुए जिस्म का और ऐसे दिलकश चेहरे का आदमी है कि औरतें उसे रुक कर देखा करती थी। मैंने सुना है कि वो पकड़ा गया है, मैंने कहा, और उसे फांसी दे दी गई है। अच्छा, अर्दली ने ऐसी हैरत से कहा जिसमें अफसोस की झलक भी थी। कहने लगा, मैंने तो सुना था कि अभी पकड़ा नहीं गया। अगर पकड़ा गया है तो उसे फौज ने पकड़ा होगा, पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती थी। वो तो कहते हैं कि जिन्नों की तरह अपना आप दिखाता है और गायब हो जाता है। नहीं, मैंने कहा, अब वो फांसी के तख्ते पर जाकर जमीन में गायब हो गया है। अंग्रेजों ने उसे फांसी देकर लाश गायब कर दी होगी, अर्दली ने कहा। मैंने कोई जवाब न दिया। मुझ पर घबराहट तारी हो गई थी।